वन नेशन वन इलेक्शन आपने सुना होगा, और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना, और क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्कीम सरकार लेके आ रही है। अब ये लेकर आ गई है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। अच्छा, मतलब इस नाम से क्या समझ में आ रहा है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, मतलब एक क्या ऐसा है क्या कुछ कि फर्टिलाइज़र के स्टैंडर्ड्स डेवलप करने की बात की जा रही है, कि एक ही स्टैंडर्ड के फर्टिलाइज़र सभी जगह पे अवेलेबल हो, जिससे कि किसान कंफ्यूज ना हो, राइट। तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है ना, सुनने में तो ऐसे ही आ रहा है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, है ना, की वाली स्कीम की एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, राइट। तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है हमें, बट कोई भी टॉपिक होता है पहले उसको सिर्फ, मैंने आपको हमेशा बताया कि टाइटल से थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, तो उससे आपके 70-80% चीज़ ऑलरेडी क्लियर हो ही जाती हैं, राइट। तो फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसानों। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये लॉन्च हुई है, तो इस स्कीम के थ्रू सभी की सभी फर्टिलाइजर कंपनीज, पॉइंट टू बी नोटेड, सभी की सभी फर्टिलाइजर कंपनीज, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज, फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज विल बी रिक्वायर्ड टू यूज अ सिंगल भारत ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर। देखो स्टैंडर्डाइजेशन, जो चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली थी, एक 70% हमारा टॉपिक पहले ही क्लियर हो गया उस स्कीम का नाम सुनते सही थी, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। तो इसमें ये चीज़ याद रखो, भारत ब्रांड, अब से जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उसमें भारत ब्रांड जो है वो लगेगा और लोगो होगा, ये भारत ब्रांड का लोगो फर्टिलाइज़र देख लेते हैं अपन, मीर का चल रहा है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम, ये है, ये जो दिख रहा है मेरे ख्याल से यही वाला एक लोगो जो है वो नज़र आ रहा है, और ये नीचे ये तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का है, यही वाला दिख रहा है मुझे। तो इस तरीके का जो है वो बोल रहे हैं कि हर उसमें जो है वो लगाया जाएगा। तो सही भी बात है, एक किसान जो है स्टैंडर्ड कम से कम उसको रहे कि हाँ यार ये फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना है, दूसरे का जो है वो नहीं करना है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो नया भारत ब्रांड नेम और ये जो लोगो हम लोग को देखने को मिल रहा है, PMBJP, तो इसके बारे में भी मेंशन कर लो, इसका लोगो देख लेते हैं अपन, तो उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। इसका भी लोगो, ये वाला लोगो दिख रहा था क्या उसमें, ये वाला लोगो तो शायद नहीं दिख रहा था उसमें, मेरे ख्याल से लगाएंगे ये लोगो, तो यही वाला है जो ट्रक वाला अपन ने, ट्रैक्टर वाला जो अपन ने देखा है। चलो एनीवेज, आप तो बस ये वाला लोगो जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो ये चीज़ है। सो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, दे कैन ओनली डिस्प्ले देयर नेम लोगो और दूसरी इन्फॉर्मेशन ऑन द रिमेनिंग 1/3 स्पेस, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है तो वो छोटी स्पेस में अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, और बाकी में पूरे में ये भारत ब्रांड का लोगो जो है वो होगा, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, स्टैंडर्डाइजेशन की, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड कराना, राइट। स्टैंडर्डाइज फर्टिलाइजर ब्रांड्स पूरे नेशन के लिए हम लोग को देखने को मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी दैट मैन्युफैक्चरर्स है। तो कोई भी कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया हो या ना किया हो, एक ब्रांड ये होगा जिससे कि फार्मर रिकॉग्नाइज कर जाए उस चीज़ को, राइट। फिर सस्ता भी पड़ेगा, स्कीम इंश्योर करेगी कि अफोर्डेबल क्वालिटी फर्टिलाइजर भारत ब्रांड का जो है वो फार्मर्स को मिलना चाहिए, राइट। और आजकल तो वो भारत नंबर वाली गाड़ियाँ भी आ गई, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, कि आजकल सड़कों पर अलग नंबर की गाड़ियाँ मिल रही हैं, भारत नंबर की गाड़ी। हाँ हाँ, ऐसे ही स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, 2222 काइंड ऑफ। तो तो अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, सस्ता भी पड़ेगा ये, राइट। सिंगल ब्रांडिंग, एक सिंगल ब्रांडिंग होगी, राइट। कंपटीशन अमंग कंपनीज दैट पुश देयर ब्रांड विल गेट रिड्यूस्ड बाय विद दिस सिंगल ब्रांडिंग, एक सिंगल ब्रांडिंग कारण कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या ये सही है, कंपटीशन को कम करना मार्केट के अंदर? क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये वाला पॉइंट सही है, कंपटीशन मार्केट में अगर कम होगा तो? सर कंपटीशन, इंडियन कंपटीशन
तो वैसे भी है नहीं, इंडिया जो भी इम्पोर्ट कर रहा है वो रशिया और चाइना से कर रहा है, तो वो सही है। नहीं, आप बोल रहे हो कि नहीं इंडिया कंपटीशन है ही नहीं, तो ये तो बोलना नहीं। कैसे नहीं है इंडिया के अंदर कंपटीशन? हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर जो है वो करते हैं, फर्टिलाइजर्स तक हम मैन्युफैक्चर करते हैं, इवन एक्सपोर्ट कराने की कंडीशन में हम लोग आ गए हैं आज की डेट में। तो हम क्यों बोलें कि कंपटीशन जो है वो नहीं है इंडिया के बीच में? ये स्टेटमेंट कभी मत देना कि क्योंकि हमारी तो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, हमें तो आज की डेट में सेल्फ रिलायंट बनना है, तो कम्पीट तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट के अंदर होना चाहिए। इसीलिए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनी हुई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चल के, तो कुछ दिनों के बाद शायद आ जाएगा, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं ये सब टॉपिक्स। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही ये है कि हेल्दी कंपटीशन मार्केट के अंदर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना लोगो लगा के अपनी ब्रांडिंग करके क्या कॉम्पिटिटर, इससे आपको ये नहीं लगता कि इससे पॉसिबिलिटी ये है कि काफ़ी सारी कंपनी जो फर्टिलाइजर्स बनाती थी वो चली जाएंगी, है ना? तो वो चली जाएंगी, फिर उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट अपनी पीएसयू स्टैब्लिश करेगी या अपने वाले को किसी को टेंडर देगी। अब देखो क्या होता है, एक बिजनेस में आपको बताता हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट बिजनेस, और ये गवर्नमेंट लेवल का बिजनेस है। होता क्या है कि गवर्नमेंट मैक्सिमम केस में व्हाट दे ट्राई टू डू इज़, मतलब अब ये थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्सी वाली चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें थोड़ा करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है। आप सोचो, मार्केट बहुत बड़ा है फर्टिलाइज़र का, यू नो अबाउट इट, इससे वी नो अबाउट इट कि कंपटीशन डाउन हो जाएगा, और कंपटीशन डाउन हुआ तो काफ़ी सारे प्लेयर्स एग्जिट हो जाएंगे। काफ़ी सारे प्लेयर्स एग्जिट हुए तो जो कस्टमर बेस जो है जो उनका था वो शिफ्ट हो गया दूसरों के पास, राइट? धीरे धीरे करके क्या होगा, कस्टमर एग्जिट करते जाएंगे, सॉरी कंपनीज एग्जिट करती जाएंगी, कस्टमर बेस उतने का उतना ही रहेगा, क्वाइट पॉसिबल बढ़ भी सकता है। तो इस समय आपको ये नहीं लगता कि सरकार अपने किसी जो रिलेटिव हैं या कोई भी है मतलब जो स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं तो उसकी कंपनी को इस्टेब्लिश कर देंगे और पूरी मतलब मोनोपोली उनकी इस्टेब्लिश हो जाएगी, पूरे का पूरा पब्लिक जो है वो यहाँ से सामान लेना शुरू कर देगा। सोचो, दिस इज़ अ बिग गेम। व्हेन यू विल ज्वाइन द सर्विस ना, यू विल फाइंड आउट कि कितने बड़े गेम होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप भले ही सरकारी बंगलों में रहोगे, सरकारी सैलरी में जियोगे, बट आपके फैमिली रिलेटिव जो है ना वो ऑडी से नीचे बात नहीं करेंगे। ये बात फैक्ट है, क्योंकि आप उनको बता दोगे पहले से कि यार ये वाली चीज़ आने वाली है, इस पर इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि आपको पहले पता रहेगा ना, आप पॉलिसी मेकर्स हैं या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इनिशियल स्टेज पे, तो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो आप पहले ही फंसवा देते हो एप्लीकेशन अपने वालों की, राइट? तो ऐसा होता है। सोचो, बहुत बड़ा गेम है यार, इसको हर तरीके से सोचने की कोशिश किया करो। इट्स नॉट अबाउट, बट हाँ ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये लिखने वाली नहीं है, क्योंकि आप खुद गवर्नमेंट सर्विस में घुसोगे और आप उनकी करप्शन को, उन्हीं की स्ट्रैटेजी को उन्हीं के सामने अगर खोल दोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फिर सही नहीं होगा, राइट? इवन इन योर सर्विस ऑल्सो ये सब चीज़ें जो होती है अपने अंदर रखने वाली होती हैं, राइट? कि अपन को पता है, देखो ना अब आपके सामने दिख रहा है बड़ा बिजनेस, सोचो आप, ठीक है। लिखा है सिंगल ब्रांडिंग इंश्योर करेगी सफिशिएंट सप्लाई, क्योंकि एक ही कंपनी से आने वाला, और मोदी जी तो कमेंट नहीं करना चाहिए, अब गुजराती तो हैं ही, तो बनिएगा दिमाग है मियाँ भाई की डेयरिंग। एनीवेज, सो और एक और चीज़, आप लोग के लिए कोई पॉलिटिशियन नहीं है, याद रखना, जो पावर में है वो आपका फेवरेट है, बस बात खत्म। आप ये मत सोचा करो, कुछ लोग होते हैं एकदम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, कोई प्रो बीजेपी है, कोई एंटी बीजेपी है, आपको किसी से मतलब नहीं रखना है। आपको पता है कि सरकार आप ही चलाने वाले हो, इन लोग तो सिर्फ एक फेस है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिसी कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन कर रहा है? ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। दीज आर जस्ट पब्लिक फेस, पॉलिटिकल फिगर। एकदम अपने अंदर इमोशन उनके लिए मत लेके आओ कि अरे बीजेपी है तो बीजेपी, कोई भी हो, यू हैव टू वर्क फॉर पब्लिक, राइट? तो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। कोई पूछे कि कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, तो बोलते जो पावर में वो अच्छी लगती है, खत्म बात। जो अच्छा काम कर रही है वो अच्छी लगती है। तो आप लोग के लिए इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी है, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल फिगर। वो पर्सनली है तो ठीक है, पर्सनली सबका फेवरेटिज्म कोई ना कोई होता है, उसके लिए मैं कभी कुछ नहीं बोलता, बट उसको इमोशन में मत लेके आना, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपके आंसर भी बिगड़ेंगे और आप न्यूट्रल आंसर नहीं बना पाओगे। क्योंकि क्या होता है, जब वो इमोशन अंदर बस हो रहा होता है ना, तो हम क्या कई बार गवर्नमेंट के बारे में तारीफ करने लगते हैं, दे वांट टू सी द न्यूट्रल थिंग्स इन योर आंसर। बुराई मत करो, बट सजेशन में बुराई करो, सजेशन में बताओ कि ये गलती हो रही है, इसको थोड़ा सुधारना है, मतलब रिफॉर्म की तरह लो, राइट? आंसर्स के अंदर। तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी।
कुछ नहीं है, डाइवर्ट करना है कंपनीज़ को, क्योंकि दे नो कि एक बड़ा मार्केट है इसके अंदर, तो ये मार्केट जो है वो इनको किसी प्लेयर्स तक पहुंचाना है। बहुत सारे गेम है। रिड्यूस फ्रेट चार्ज, अब फ्रेट चार्जेस कैसे रिड्यूस होंगे यार? फ्रेट मतलब शिपिंग, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो कैसे रिड्यूस होंगे? इसमें लिखा है सिंगल ब्रांड नेम जो है वो हेल्प करेगा फ्रेट चार्जेस को रिड्यूस करने में ड्यू टू स्टॉपिंग ऑफ क्रिस क्रॉस मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ट्रांजिट टाइम। देखो टाइम तो लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना है, तो उसमें चार्जेस तो रुकने नहीं वाले। ये चीज़ उन्होंने इसलिए जो है वो मेंशन करी है क्योंकि ये एक ही ब्रांड को बोल रहे हैं कि मतलब कई बार क्या होता है, एक ब्रांड उधर चला गया, राइट, फिर वो पसंद नहीं किया किसी ने, तो उसको दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट करना पड़ गया, राइट। स्टॉक किसी का मेंटेन रहेगा तो वो दूसरी जगह बेचने की कोशिश करेगा, तो बोल रहे हैं कि वो सब नहीं होगा, क्रिस क्रॉस वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो ये फालतू पॉइंट है, अपने लिए काम करनी है। स्टॉपिंग यूरिया डाइवर्जन, तो यूरिया, अच्छा यूरिया इंडस्ट्री भी अपने अंडर करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। यूरिया इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूरिया जो है वो कई बार डाइवर्ट किया जाता है, मतलब फर्टिलाइज़र की जगह दूसरी चीज़ों में जो है वो उपयोग में लाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है सरकार का। एनीवेज, मेजर इश्यूज और चैलेंजेस हम लोग को क्या फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो सप्लाई साइड से इशू हम लोग को नज़र आ रहा है, तो इसलिए तो सरकार ने सप्लाई अपने हाथ में ले लिया। और फिर रिटेल फूड इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, 7.68% महंगाई तो हो गई यार खाने के फूड प्रोडक्ट्स में, काफ़ी ज़्यादा, दैट इज़ ट्रू, राइट। तो चैलेंजेस के अंदर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि सप्लाई, सिक्योरिंग सप्लाई फ्रॉम न्यू सोर्सेज, कॉस्टलियर रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक, वही ट्रांसपोर्टेशन, और फिर रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है, तो फर्टिलाइज़र थोड़ा ना उसको सस्ता कर देगा, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्होंने लिख दिए बढ़ाने के लिए अननेसेसरली। पैंडेमिक ने फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया है, इम्पोर्ट को और ट्रांसपोर्टेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड इम्पैक्ट किया है पूरे दुनिया भर में, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि सप्लाई चेन बंद हो गई थी पूरे दुनिया भर में। इशूज़ की अगर हम बात करें तो मेजर फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्टर जो है वो चाइना हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये अपने एक्सपोर्ट को जो है वो रिड्यूस कर रहा है इन द व्यू ऑफ डिप इन प्रोडक्शन, राइट। मतलब अब पता है उसको कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक जाना है सबको, राइट, धीरे धीरे करके वर्ल्ड ऑर्गेनिक की तरफ जो है वो जा रहा है, तो ये अपना प्रोडक्शन नहीं कर रहा वो, और इवन प्रोडक्शन कम भी हुआ था तो उसने एक्सपोर्ट भी जो है वो कम करना शुरू कर दिया, तो दिस इज़ द इशू। सो 40 to 45% हम अपनी नीड का जो है चाइना से इम्पोर्ट जो है वो कराते हैं, और पूरा फर्टिलाइजर नहीं, फॉस्फेटिक, राइट। आपको पता है कि मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ, कौन बताएगा? चेकिंग कम होगी, हाँ, पुलिस वाले कम रोकेंगे हैं क्योंकि सरकारी माल जा रहा है। कौन से मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं? 3 होते हैं, NPK, पढ़ा होगा कभी आपने। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, K मतलब पोटेशियम। ये लिख लो, मेजर न्यूट्रिएंट हम लोग को देखने को मिलता है। अरे PKN नहीं है, NPK है, NPK याद रखो, राइट। एनीवेज, डिमांड जो है वो बढ़ गई है यूरोप, अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ ईस्ट एशिया में डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है, सप्लाई साइड जो है वो उसमें इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो मेजर इशू सप्लाई का ही है, पहुंच नहीं रही है चीज़, और प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल के प्राइस भी इंक्रीज़ हो गए हैं, लॉजिस्टिक और फ्रेट कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। कोविड-19 के कारण लॉजिस्टिक चेन में जो है वो डाउनफॉल जो है वो आ गया, तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। DAP और यूरिया जो है इनके प्राइस जो है, फर्टिलाइजर्स के प्राइस और रॉ मटेरियल जैसे कि अमोनिया, फॉस्फेट, एसिड, ये 250 से 300% तक जो है वो बढ़ गए। अभी बीच में नहीं होता, सरकार ने सब्सिडी जो है वो देना शुरू कर दिया, सब्सिडी अपनी बढ़ा दी थी इसके ऊपर, ये DAP के ऊपर, यूरिया वगैरह के ऊपर, याद है ना आपको? कुछ एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छी चली थी, बट जब हम ये एनालिसिस कर रहे थे तो सब्सिडी बढ़ाने के से बेनिफिट नहीं मिला था, क्योंकि प्राइस का हाई हो गया था, तो उन्होंने उस प्राइस को एडजस्ट करने के लिए सब्सिडी जो है वो बढ़ा दी थी। हाँ, हर साल का इशू है। टोटल फर्टिलाइज़र सब्सिडी बिल जो है, ये देखो सब्सिडी बिल की बात भी आई गई है, तो ये 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाएगा। 1.62 करोड़ जो एक प्रीवियस फिस्कल ईयर, पिछले साल जो था 1.62 करोड़ था, और अब 2.5 लाख करोड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये भी 1.62 लाख ही करोड़ होगा, इसके अंदर इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो हो गया होगा वर्ड मिसप्लेसमेंट। महुआ कहाँ? हाँ, महुआ कहाँ है भैया? महुआ वो में कहाँ चले गए यार? हैं कच्ची दारू? ये क्या भाई, पढ़ाते पढ़ाते दारू वारू की बातें क्यों चल रही हैं यहाँ पे?
पी के हो गया? अच्छा, अरे यार तुम लोग मस्ती वस्ती मत करो यार, पढ़ो ध्यान से, यही होता है यार। इसलिए यार हमारे एक स्टूडेंट ने बोला कि नहीं सर मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। राणा जी वॉन्ट्स टू ड्रिंक, अरे महुआ हुआ नहीं है आप लोग के लिए, 50,000 से नीचे की शराब भी मत पीना, और वो भी फ्री में मिलेगी आपको, टेंशन मत लो, थोड़ी मेहनत कर लो। चलो मेजर क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिक्स, आलोचक जो है उनने ये चीज़ कही है कि कंप्लीटली कमोडिटाइजिंग फर्टिलाइजर कुड इम्पैक्ट देयर क्वालिटी। ऑब्वियस ही बात है, आप भाई एक फर्टिलाइजर को सिंगल ब्रांड नेम से बेचोगे, यानी कि कंप्लीटली उसको, अब जैसे हम बोलते हैं ना कि कमोडिटी, राइट, तो ये है कमोडिटाइजिंग, मतलब कि एक पर्टिकुलर एसेट को जो है आप सिंगल तरीके से जो है प्रमोट कर रहे हो, सिंगल तरीके से बेच रहे हो, सिंगल नेम से जो है बेच रहे हो, तो कॉम्पिटिटर तो हट ही आएंगे। बट ऑब्वियस ही बात है, जो क्रिटिक्स जो है, आलोचक जो है, उनको शायद ये नहीं पता कि इसके पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। एनीवेज, ये लिखा भी हुआ है अपन ने, जिसके बारे में पूरी बात कर ली, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या होता है प्रिपरेशन में, यही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस क्या होती है, थोड़ा एनालिसिस की हम पहले पढ़ लें फिर समझें, पहले आप समझो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कनेक्ट करो चीज़ों को, उससे आपका ब्रेन जो है वो अडॉप्ट करेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, नए नए थॉट्स लेकर आएगा। तो वो अपन को अभी ये ब्रेन को ट्रेन करना है। करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट कि सिर्फ अपन न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है सोच के। तो ये बेसिकली एक अच्छी मेंटल एक्सरसाइज होती है, और मैं करवाता हूँ मतलब इस तरीके की एक्सरसाइज, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करती है आपकी जीएस में, मेमोराइज करने में चीज़ों को। क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखोगे, यू डोंट नो कि आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या लिखना है, अगर आपने एक भी बार उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, अब थॉट प्रोसेस को बढ़ाया नहीं होगी। तो होता है ना कि कई बार मैं बैठ के सोचते थे, अरे वो क्या था यार, अभी तो पढ़ा था, वो क्या था, भूल जाते हैं ना। तो ये कब होता है, जब हम कंटिन्यू उसको नहीं पढ़ते रहते। और दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो चीज़ शायद पॉसिबिलिटी है कि हमें इस आंसर को परफेक्ट नहीं पता, इस आंसर के बारे में, बट फिर भी हमारे पास इतने पॉइंट्स तुरंत आ जाने चाहिए एट अ टाइम कि हम उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो लिख सकें, राइट। दिस इज द थिंग। ठीक है, फिर ब्रांड्स नॉट ओन्ड, मैनी मैन्युफैक्चरर्स हैव एक्सप्रेस्ड रिलक्टेंस टू स्पेंड ऑन अ ब्रांड दे डू नॉट ओन। ऑब्वियस ही बात है कि भाई क्यों कोई अपने उसमें प्रोडक्ट के ऊपर क्यों दूसरे की ब्रांडिंग जो है वो करेगा, जिसकी शेयर इनके पास है ही नहीं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर चिल्ला रहे हैं कि पैसा हम खर्च करें प्रिंटिंग का सबका, और ब्रांड उनका लगा के दें, राइट। So once in a while, some companies may bear the expenses, but it will be difficult to spend continuously on advertisement where brand value for the company is zero. Obvious ही बात है, एड्स कर ही नहीं पाएंगे, सब पैकेट एक जैसी दिखेंगे, तो उसमें उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। रेगुलेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ब्रांड जो है ये ऐड करेगा एक और लेयर ऑफ रेगुलेशन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, और तरीके से रेगुलेट करेगा, जाके चेक करेगा कहीं दूसरे पैकेट्स तो नहीं है, राइट। तो वो सब चीज़ें। और फिर इसके अलावा गवर्नमेंट रैशनल ऑन वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, तो गवर्नमेंट जो है उसका क्या तर्क हम लोग को देखने को मिलता है। तो सब्सिडी और एमआरपी, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो यूरिया का है करंटली फिक्स किया जाता है सरकार के द्वारा, लिख लो ये। एमआरपी जो यूरिया की है वो सरकार फिक्स कर दी है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार लॉस करवाती है किनका, मैन्युफैक्चरर्स का। ये भी लिखो, विच कंपनसेट्स कंपनीज फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट्स इनकर्ड बाय देम, तो वो कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, मतलब सरकार अपनी जेब से कंपनी को पैसा देती है और एमआरपी कम करवा देती है। अब एमआरपी जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं ऑन पेपर डी कंट्रोल्ड, तो ये मतलब नॉन यूरिया पे फोकस नहीं है सरकार का, मेनली फोकस हम लोग को देखने को मिलता है कि यूरिया पर ही रहता है। बट कंपनीज कैन नॉट अवेल ऑफ सब्सिडी इफ दे सेल एट एमआरपी हायर देन इनफॉर्मली इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब इसमें भी गवर्नमेंट का खेल ही होता है। वो भी ऐसे तो सब चीज़ गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट पेपर में नहीं बोल रही है, बट मुंह पे मतलब ऐसे ही बोल दे रही है कि चलो नॉन यूरिया वाले इतना इससे प्राइस से ऊपर नहीं आना चाहिए, बट उससे प्राइस से ऊपर से चले जाएंगे तो छापा पड़ेगा, और क्या। क्योंकि
इतनी सारी चीज़ें हैं ना गवर्नमेंट के हाथ में, ऑफिसर के हाथ में, कोई भी सरकारी ऑफिसर, कि वो एक भी कमी, जैसे आप कई बार होता है ना कि गाड़ी, पुलिस वाले ने गाड़ी को रोक दिया, आपके पास सब पेपर्स हैं, सब कुछ है, आप बोल रहे हो कि अपन को क्या पता होता है कॉमन मैन को कि क्या चाहिए, लो भाई लाइसेंस, लो भाई गाड़ी के पेपर, लो भाई इंश्योरेंस, है ना। अब यही सब चीज़ अपन देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो मांग लेगा PUC, हाँ और क्या। बट कई बार क्या होता है वो ये तक बोल देते हैं कि इस गाड़ी पे जो है आपने जैसे अलग से कुछ इंडिकेटर लगवा दिए, कुछ भी आपने थोड़ा बहुत भी चेंज किया तो उसी में वो आपके चालान मारेगा। वो बोलेगा देखो ये क्या है, ये गलत है रूल के हिसाब से, क्योंकि उसको पता है उस चीज़ के बारे में, उसको है नॉलेज उस चीज़ के बारे में, और वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। भाई कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सरकार की बात नहीं मानती है कोई कंपनी, तो जैसे आपने कई बार देखा होगा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह में अचानक से अच्छा खासा रेस्टोरेंट चलता चलता बंद हो जाता है, तो आपने कई बार सोचा होगा, तो वो बोलते नहीं है कि अरे इसने पैसा खिलाया नहीं है पुलिस वालों के पास, ऐसा होता है ना अक्सर कि इनका पैसा जो है वो गया नहीं है वो पुलिस वालों के पास, इसलिए इशू आ रहा है। तो ये होता है, अगर कंपनी सरकार की बात नहीं मानेगी तो सरकार के पास इतनी पावर्स हैं कि वो कंपनी को वहाँ पे स्टैब्लिश होने ही नहीं देंगे, चलने ही नहीं देंगे, लगा देंगे एक रूल कि नहीं यार ये आपकी जो कंपनी जो है वो इस गलत लैंड पे बनी हुई है, अवैध तरीके से आपने कब्जा कर ली, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत पावर है, सब कुछ है गवर्नमेंट के हाथ में, और वो आपके हाथ में आएगी पावर्स, इसलिए मेहनत करो। Simply put, there are some 26 fertilizers, inclusive urea, on which government bears subsidy and also effectively decide MRP. तो सरकारी MRP 26 के आसपास के जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी डिसाइड करती है। अब सप्लाई प्लान की बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम सब्सिडाइजिंग की सब्सिडी प्रोवाइड कराने की जगह, प्राइस डिसाइड कराने की जगह, सो गवर्नमेंट जो है ये भी डिसाइड करती है कहाँ पर उन्हें सेल करना चाहिए। सोचो आप, पूरा गेम जो है गवर्नमेंट यहाँ पर प्ले कर रही है, और दिस इज़ डन थ्रू फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1970। तो उन्होंने कानून बना दिया। अब कानून बनाने की शक्ति मैंने बोला ना आपको कि सरकार के पास ही है कि कानून बना सकती है। किसी कंपनी ने लोचा किया, वो कानून बनाकर उस कंपनी को ख़राब कर देगी या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन करवा देगी, बहुत कुछ कर सकती है सरकार। अंडर दिस डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ड्रॉज एन एग्रीड मंथली सप्लाई प्लान ऑन ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर इन कंसल्टेशन विद मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर। तो इनसे तो करना ही पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर से कंसल्ट, नहीं करेंगे तो बेचारों को लॉस होगा, और लॉस होगा तो फिर वो बनाना बंद कर देंगे, इम्पोर्ट कराना बंद कर देंगे, तो सरकार कैसे काम करेगी फिर, राइट। तो ये वाली चीज़ है। अब फिर टेकिंग क्रेडिट, जब भी गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी फर्टिलाइजर्स सब्सिडी के ऊपर, प्लस डिसाइड करती है कि कहाँ पर किस प्राइस पे जो है वो कंपनी सेल करेगी अपने प्रोडक्ट्स को, तो इट वुड ऑब्वियसली वांट टू टेक क्रेडिट। तो सरकार जो है वो क्रेडिट भी लेती है, और वो वैसे फार्मर्स तक पहुंचाती है कि देखो हमने तुम्हारे लिए ये पहुंचा दिया, बोर्ड हमारे पास आना चाहिए। तो ये पूरा गेम है बॉस, पॉलिटिक्स का गेम बहुत तगड़ा है, और ये गेम आपको सीखना है, पॉलिटिक्स का नहीं, डिप्लोमेट का। ये डिप्लोमेसी है पूरी कि सामने वाले से फ़ायदा भी करा लो और नाम भी अपना ही करो। फ़ायदा वो कर रहा है बात मान के अपने प्रोडक्ट को मतलब उस रेंज में जो है वो रख कर, बट फ़ायदा कौन उठा ले जा रहा है? सरकार बोल रही है फार्मर को कि देखिए हमने करवा दिया ये, अरे तुमने बंदूक रखी थी तब उसको करना पड़ा, राइट। तो ये इशू है। सो अदर हाइलाइट्स की अगर हम बात करें फार्मर्स की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 ये हम लोग को देखने को मिला। ये इनॉग्रेट किया गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और एक ई मैगजीन फर्टिलाइज़र की जिसे इंडियन एज के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये लॉन्च की गई, और प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया 600 प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का, राइट। समृद्धि केंद्र की बात करें तो ये सेंटर ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये वन स्टॉप सेंटर हैं जो मल्टीपल सर्विस फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं, राइट। PMKSK या क्योक्स का नाम आपने सुना होगा। तो सप्लाई एग्री इनपुट जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र, राइट, फार्म इम्प्लीमेंट्स, और इसके अलावा टेस्टिंग फैसिलिटी सॉइल के लिए प्रोवाइड कराना, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये सब सेंटर जो है वो ये सब काम करते हैं। कि सिंपल शब्दों में सेंटर का काम ये है कि जितने भी किसान हैं वो सेंटर के अंदर आए, और वो पूरी जो भी उनकी फार्मिंग से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन वो सेंटर किसान को प्रोवाइड कराए। सो दिस इज़ द पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी, राइट।